बिहार का विधानसभा डिक्लेयर हो चुका है और बिहार के विधानसभा चुनाव के डिक्लेरेशन के साथ ही बिहार में राजनीति ने फिर से अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है। देश की राजनीति में ये साल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश में इस साल तकरीबन 2 ही चुनाव होने वाले हैं। एक जो दिल्ली में हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1-0 से आगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आप कह लें, हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। और दूसरा ये बिहार का विधानसभा चुनाव जो नवंबर में होने वाला है। बिहार के विधानसभा चुनाव को ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में चुनाव शुरू होने के पहले ही एक बहुत बड़ा मुद्दा सरकार की तरफ से और समझ लीजिए सिस्टम की तरफ से खड़ा हो गया, और वो मुद्दा था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, एसआईआर का। और उसके ऊपर जिस तरह की पॉलिटिक्स और जिस तरह की बकवास पूरी की पूरी इंडी अलायंस ने की है, और उसका जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य हमारे आपके अच्छे के लिए है, जबकि उसके पीछे पूरी बकवास इंडिया अलायंस की इतनी ज्यादा है कि चुनाव के पहले जो पूरी राजनीति हो रही थी वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, जबकि अब चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद एक तरह से तय हो गए हैं कि मुद्दे क्या हैं, एक तरह से तय हो गए हैं कि पार्टियां कौन सी हैं, एक तरह से तय हो गया है कि कौन किसके साथ खड़ा है। और इसमें चुनाव के पहले जो एसआईआर का मुद्दा था और जो वोट चोरी कांग्रेस आज भी लेके चल रही है, हम आगे बात भी करेंगे, उसकी तो पूरी तरह हवा निकल चुकी है। उसके ऊपर एक बिहार वोटर अधिकार यात्रा किया पूरा राहुल गांधी ने, और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ आदरणीय तेजस्वी यादव भी थे, और तेजस्वी यादव और आदरणीय राहुल गांधी के साथ पूरा का पूरा परिवार चल रहा था, पारिवारिक राजनीति चल रही थी। और भारत की पारिवारिक राजनीति का जो बेशर्म प्रदर्शन हो सकता था वो वोटर अधिकार यात्रा में देखा गया। हमारे पास इतनी न कैपेबिलिटी है न इतना इंफॉर्मेशन है कि हम लोग ये बता सकें कि बिहार का चुनाव डिक्लेयर होने के बाद बिहार में चुनाव जीतेगा कौन, ये हम नहीं कर सकते। ये प्रेडिक्शन हमें करना भी नहीं है। ये प्रेडिक्शन करने वाले स्मार्ट लोग हैं, वो लोग ओपिनियन पोल लगातार ला रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल्स की उतनी ही अहमियत है जितनी अहमियत इस बात की है कि एशिया कप का जो अवार्ड अभी भी पाकिस्तान ने अपने पास रखा हुआ है, उतना ही अहमियत है। मैच हम जीत चुके हैं लाइव में, और उसी तरह इलेक्शन में होना क्या है ये लाइव हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करके कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, न्यूज चैनल की बहसों के लिए या फिर लोगों के चुनाव में बने रहने के लिए, खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताने के लिए, और मीडिया को एक तरह से मीडिया की दुकान चलाने के लिए ये इलेक्शन का और जो ओपिनियन पोल का पूरा नाटक चलता है, इसका इंपॉर्टेंस है और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये यहीं तक रहना चाहिए। और हम इसके बारे में ज्यादा प्रेडिक्शन करने वाले भी नहीं है, हमें अंदाजे लगाने की आवश्यकता भी नहीं। ये एक तरह से गुड मीडिया हाइप है, अच्छा मीडिया को टीआरपी मिल जाता है, अच्छी बकलोली है, चलने देनी चाहिए। मुख्यतः इस चुनाव में 2 गुट है जो क्लियर कट है, एक एनडीए का है, दूसरा इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस की पार्टियां भी लगभग तय हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है, सारे के सारे वामदल हैं उनके साथ। बाकी किसी पार्टी की, इंडिया अलायंस के किसी पार्टी की कोई खास अहमियत है नहीं बिहार में, इसलिए बाकियों के लिए बात करके कोई मतलब नहीं। वाम दलों में भी जो सीपीआई एमएल है, सीपीआई लिबरेशन भी कहते हैं उसको, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो है, माले, जिसके मुख्य कर्ता धर्ता आदरणीय भट्टाचार्य जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य, वही एक इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई लेफ्ट पार्टियां भी पूरे देश में ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिहार में कहां से इंपॉर्टेंट होगी। और बिहार के भी 2-3 जिलों तक उनका इफेक्ट है, आरा, अरवल, शाहाबाद डिवीजन जिसको कहते हैं, वहीं इसका मेन इफेक्ट है। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इनका इफेक्ट भी नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ एनडीए है जिसमें बीजेपी है, जिसमें जेडीयू है, जिसमें एलजेपी है, रामविलास, जिसमें एचएएम है, हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, हम, और इसके अलावा आदरणीय कुशवाहा जी हैं, और भी 2-3 छोटी छोटी पार्टियां हैं। इसी तरह पिछली बार 2020 के चुनाव में जो वीआईपी पार्टी बीजेपी के साथ थी, इस बार वो वीआईपी आरजेडी और इंडिया अलायंस के साथ है। उनकी पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है, उनकी पॉलिटिक्स वही है जो ओवैसी की पॉलिटिक्स है। ओवैसी धर्म पे खेलते हैं और वीआईपी अपने कास्ट पे खेलती है, हमें 2-4 सीटें मिल जाए, हम मंत्री बने रहे, हम रेलेवेंट बने रहे, हो गया खत्म। इसके साथ साथ एक प्रशांत किशोर का एंगल है, ओवैसी जी का भी एक एंगल है। तो इस तरह से चुनाव बेसिकली 2 ध्रुवी है, लेकिन इसको 3 ध्रुवी या 3.5 ध्रुवी
करने की कोशिश की जा रही है अलग अलग पार्टियों के द्वारा। तो बिहार में राजनीति का यही है कि जो जीत रहा है जीतने वाले को ही जिताएंगे, जीतने वाले को ही वोट देंगे, यही रहता है। वोट बर्बाद करने का क्या मतलब है, बिहार में ये बहुत चलता है। जो जीतने वाला है उसे ही जिताएंगे, वोट बर्बाद करने का क्या मतलब है, ये बिहार में एक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग है और इसलिए अभी ज्यादातर लोग अपने पत्ते खोलेंगे नहीं। मुझे आज तक ओपिनियन पोल्स का समझ में नहीं आया कि एक स्ट्रेटिफाइड डेटा लेके या रैंडम डेटा लेके वो किस तरह क्या साबित करते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ये एक तरह से प्री पोल, जिस तरह से पार्टियां अपना प्रचार करती हैं उस तरह हर एक पार्टी अपना अपना एक सर्वेयर रख लेती है और इस तरह से अपना एक मार्केट बनाना वो ज्यादा है बजाय कि उसका कोई इफेक्ट होने के। तो इसका तो इतना ही इफेक्ट। बिहार में मुख्यतः दो लोग हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। एक आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उनका चेहरा है, दूसरा उनके विपक्ष में आदरणीय तेजस्वी यादव का चेहरा है। बस यही दो मेन फैक्टर हैं बिहार के पूरे चुनाव के, बिहार की पूरी राजनीति के। बाकी सब बस ऐसे ही है, चल रहा है। आदरणीय नीतीश कुमार मेन कैंडिडेट है और इसको आदरणीय नीतीश कुमार का जो ऑरा है, आदरणीय नीतीश कुमार का क्या इफेक्ट है बिहार में, इसको अगर आप बात करें तो इसके लिए मैं उनके एक कॉम्पिटिटर आदरणीय प्रशांत किशोर का ही उदाहरण, उनका ही एक स्टेटमेंट लेना चाहूंगा। उनसे आप जितनी बार भी पूछ लें कि आदरणीय नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव में कौन बढ़िया है, और वो आंख बंद करके आदरणीय नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। वो साथ में ये कहते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी किसी भी समय नीतीश कुमार बढ़िया है, नीतीश कुमार ज्यादा बेहतर है। और तो यही क्लियर करता है कि आदरणीय नीतीश कुमार ही चॉइस हैं एक, और उनके अगेंस्ट आदरणीय तेजस्वी यादव अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव के पास क्या है, ये भी अगर हम प्रशांत किशोर जी का उधार लें तो हम यही कहेंगे कि वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार के पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीतिक समझ है, चाहे वो गुलाटियां मारने वाली राजनीतिक समझ है, लेकिन एक राजनीतिक पॉलिटिक्स, एक राजनीतिक सिद्धांत उनका है कि उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। उसके लिए वो हमेशा अपने गठबंधन भी चेंज करते हैं, उनको रेलेवेंट बनाना रहना है, इसलिए वो हमेशा अलग अलग मुद्दे उठाते हैं। 2013 में वो सांप्रदायिकता का मुद्दा बना के भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, उसके बाद वो भ्रष्टाचार और इस तरह के मुद्दे बना के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, आरजेडी से अलग हुए, उसके बाद फिर से वो आरजेडी के साथ चले गए और उन्होंने मुद्दा बनाया कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के समय उनको एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का आया था। और ये जो इंडिया अलायंस पूरा का पूरा है, इसको बनाने में आदरणीय नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेन भूमिका उन्हीं की थी, उन्होंने ही सबको एक साथ लाया, उन्होंने ही पटना में पहला इंडिया अलायंस का जो ऑर्गेनाइज करवाया था बैठक, वो उन्होंने ही करवाया। बाद में उन्होंने देख लिया कि उनको प्रधानमंत्री बनाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ठीक है और मुख्यमंत्री बने रहना है, अपना रेलेवेंस यहीं तक है और अपना रेलेवेंस बिहार में बनाए रखना है। इसके अलावा अभी जो करंट में उन्होंने चुनाव डिक्लेयर होने से 3-4 महीने पहले से जो उन्होंने रेवड़ी बांटना शुरू किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री इसे रेवड़ी कहते हैं और आज आदरणीय नीतीश कुमार के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री खड़े हैं, लेकिन हमें यह कहना ही होगा कि ये रेवड़ी ही है। चाहे वो जितने भी मानदेय पर काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी बढ़ाना, उनके मानदेय को डबल करना, बहुत ज्यादा बढ़ा देना, या फिर जो पेंशन के रूप में वो 400 या 500 रुपए देते थे, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के लिए वृद्ध पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या स्पेशली एबल्ड का पेंशन हो, उसको उन्होंने लगभग ट्रिपल कर दिया, 1100 रुपीज कर दिया। इसके अलावा अभी रिसेंटली उन्होंने पिछले 1 महीने में जिस तरह से 10,000 रुपए प्रत्येक घर की प्रत्येक महिला के खाते में ट्रांसफर किए रोजगार करने के नाम पे, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर है इनफैक्ट महिलाओं के खातों में, ये सारा ट्रैक रिकॉर्ड भी आदरणीय नीतीश कुमार के पास है। और आदरणीय नीतीश कुमार को ये लाना पड़ा क्योंकि उन्होंने भी देखा कि हर जगह रेवड़ी कल्चर चल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी इसके मूक समर्थक बने रहे। इनफैक्ट उन्होंने तो पहला जो स्लॉट गया था, जो पहला ट्रांच गया था 10,000 रुपए का, वो आदरणीय प्रधानमंत्री ने ही किया था। अब आदरणीय प्रधानमंत्री से भी इस पे पूछा जाना चाहिए कि वो रेवड़ी किसको कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि राशन को रेवड़ी नहीं कहते क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। 10,000 रुपए कैश देने को वो क्या कहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति इन्हीं चीजों को क्लियर करेगी। बहरहाल आदरणीय नीतीश कुमार के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उनका काम है, और रिसेंट जो उन्होंने रेवड़ियां बांटी है वो है, और उनका पॉलिटिकल जो सिद्धांत है,
जो सिद्धांत खुद को रेलेवेंट बनाए रखने का सिद्धांत है, वो सिद्धांत उनके साथ है। आप इसको अच्छा माने बुरा माने ये तो आपके ऊपर है, ये वोटर के ऊपर है, लेकिन सिद्धांत यही है। अच्छा, अब आते हैं उनके कॉम्पिटिटर के ऊपर। उनके कॉम्पिटिटर से पहले उनके ग्रुप में ही उनके जो कॉम्पिटिटर हैं, बीजेपी जो है वो आदरणीय नीतीश कुमार के पीछे स्ट्रांगली खड़ी है। बीजेपी इस उद्देश्य से आदरणीय नीतीश कुमार के पीछे स्ट्रांगली खड़ी है कि उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। एक कारण यह भी है कि एंटी इनकम्बेंसी या किसी तरह से भी अगर बीजेपी हारती है या एनडीए हारता है तो उसका ठीकरा भी आदरणीय नीतीश कुमार पे फोड़ा जा सके। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी के पास अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं है, बीजेपी के पास अपना कोई नेता नहीं है, और वो इस फिराक में भी हो सकते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार खुद से जो बैटन दे दें किसी अगले व्यक्ति को, या भारतीय जनता पार्टी को दे दें तो ज्यादा बेहतर है, और अगर जेडीयू में भी किसी को देते हैं तब फिर कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ ये किया जा सकेगा कि जेडीयू पावर में रहेगी या बीजेपी पावर में आएगी या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जेडीयू में उसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार के बाद सेकंड इन कमांड कौन है जेडीयू में भी ये क्लियर नहीं है। इसलिए उस सिचुएशन में कोई अगर समीकरण बने और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सके तो भारतीय जनता पार्टी इतना ही देख रही है, वरना वो वेट कर रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार खुद से बैटन को नेक्स्ट जनरेशन को या नेक्स्ट लोगों को दें। तो मेनली बीजेपी का यही गेम प्लान है, क्योंकि अगर बीजेपी में कोई कैपेबल पर्सन नहीं है, अगर बीजेपी में कोई सीएम कैंडिडेट वाला ऐसा कैरेक्टर नहीं है, तो आदरणीय नीतीश कुमार की जेडीयू में भी सेकंड इन कमांड आदरणीय नीतीश कुमार के बाद कौन हो सकता है, ये बहुत बड़ा डिबेट है। एक बार आदरणीय नीतीश कुमार ने खुद ही आदरणीय जीतन राम मांझी को आगे किया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए, जबकि वो बहुत अच्छे सिचुएशन में थे और आराम से चल रहा था उनका 2014 में, और आज से 10 से 11 साल पहले जब उनके स्वास्थ्य पे जो आजकल सवाल भी उठ रहा है वो भी सवाल नहीं था, तब उन्होंने फिर खुद ही आदरणीय जीतन राम मांझी को हटाया, क्योंकि उनको लग गया कि उनके बाद कोई भी उनके अनुसार तो पार्टी चलाने वाला नहीं है, उनके अनुसार तो राजनीति करने वाला नहीं है। तो जेडीयू में भी जो अंदरूनी खींचतान है, या जेडीयू में भी आदरणीय नीतीश कुमार के बाद सेकंड इन कमांड के लिए जो एक वैकेंसी है, उस वैकेंसी को भी बीजेपी उसके ऊपर बैटिंग करना चाहेगी, उसके ऊपर रिलाई कर रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार क्या स्टेप लेते हैं। अब जो उनके कॉम्पिटिटर हैं आदरणीय तेजस्वी यादव और आरजेडी, उनके पास क्या है? इनफैक्ट उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास ट्रैक रिकॉर्ड के नाम पे जो है वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव और आदरणीय राबड़ी देवी के राज की वो भयावह यादें हैं, जो मेरे एज ग्रुप के या मेरे से बड़े एज ग्रुप के किसी भी बिहारी के जहन से कभी नहीं निकलने वाली। कम से कम हम जब तक हैं, हमारी पीढ़ी जब तक है, 90s किड्स जब तक हैं इस धरती पर, और जब तक ये वोटर हैं, तब तक तो नहीं आने देने वाले हैं वो राज फिर से वापस, वो भयावह यादें और वो डरावनी सिचुएशन अब वो नहीं आने देने वाले हैं। तो एक तो आरजेडी के पास ये है, दूसरा उनके पास है करप्शन, जो कि आज के डेट में भी प्रूव है। आज से 10 साल पहले भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव के ऊपर प्रूव हुआ था, उनको कोर्ट ने सजा दी थी और आज तक वो 10 से 11 साल हो गए उन सजाओं से निकल नहीं पाए। तो करप्शन का एक प्रूव्ड ट्रैक रिकॉर्ड है उनके पास। शिल्पी जैन और गौतम सिंह वाला जो शिल्पी गौतम कांड था, उसकी याद फिर से आदरणीय प्रशांत किशोर ने दिला दी है, और उसको लेकर फिर से एक बार लोगों के जहन में आ गया है कि वो क्या समय था, क्या वो पॉलिटिक्स होती थी, क्या वो बिहार में सरकार होती थी और सरकार के नाम पे क्या चल रहा था, वो लोगों को फिर से याद दिला दिया है। क्राइम और जो उस समय का जंगल राज था, और इसके अलावा जो आरजेडी के फर्स्ट फैमिली या आरजेडी की सिर्फ एक ही फैमिली ही है, आरजेडी का सिर्फ एक ही ग्रुप ही है, वो ग्रुप है आदरणीय लालू प्रसाद यादव का परिवार। उस परिवार में जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, चाहे वो उनके दूसरे बेटे, पहले बेटे, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया, परिवार से निकाल दिया गया, उनके परिवार में जो बेटियां हैं उन लोगों के अपने जो राजनीतिक इच्छाएं हैं, उनकी बेटियों के हस्बैंड्स के जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, यही सारी चीजें हैं। हालांकि पूरी तरह वो सतह पे नहीं आ रही, उसके हिंट मिल रहे हैं, लेकिन अगर ये चुनाव सही नहीं गुजरा, जिस तरह से ये आरजेडी के सर्वाइवल का चुनाव है, अगर आरजेडी इस चुनाव को सर्वाइव नहीं कर पाती है, अगर इस चुनाव में वो जीत नहीं पाती है, तो आरजेडी पार्टी के तौर पर सर्वाइव कैसे करेगी, आदरणीय तेजस्वी यादव का नेतृत्व किस तरह बचा रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल होगा और दिलचस्प होगा देखना। हम लोग आगे इस पे
लगातार बात करते रहेंगे। अभी तो इलेक्शन अनफोल्ड हुआ है, अभी तो इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है और अगले एक वीक में अनफोल्ड होगा, जिस तरह से टिकट का बंटवारा होगा और सीटों का बंटवारा होगा, वो सब देखते हुए क्लियर कट एक आइडिया मिल जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन आरजेडी में जो हरियाणा के यादव और बिहार के यादवों वाला टसल चल रहा है, वो एक चीज है आरजेडी के अंदर। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड जो भी है, हिस्ट्री जो भी है, आदरणीय तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि हम लोग युवा लोग हैं। अब आदरणीय तेजस्वी यादव एंटी बीजेपी हैं, कांग्रेस के साथ में हैं और देश के एकेडमिया को, देश की मीडिया को, देश में जो खुद को थिंकर कहते हैं, जिन लोगों की कलम कोडिंग हो गई है एक तरह से, जो आदरणीय विनोद शर्मा कहते हैं, पुराने जमाने के बड़े पत्रकार रह चुके हैं। बड़ा पत्रकार कैसे बनता था पुराने जमाने में, उस जमाने में जब आदरणीय सोनिया गांधी का राज था, कांग्रेस के राज में किस तरह लोग बड़े बनते थे, किस तरह बड़े राजनीतिक विश्लेषक, बड़े पत्रकार बनते थे, ये तो खैर सब लोग जानते हैं। लेकिन उस दौर के जितने भी पत्रकार हैं, उस दौर के जितने भी बेनिफिशियरी हैं, जो खुद को एकेडमिक, खुद को थिंकर, खुद को एक तरह से नैरेटिव बिल्ड करने वाला, खुद को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, उन लोगों का ये अब गेम प्लान हो गया है कि चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और उनके अगेंस्ट में तेजस्वी यादव हैं जो कांग्रेस के साथ में हैं, तो कांग्रेस के लिए बैटिंग करने के लिए युवा 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 आजकल नया एक भाषण चल रहा है और उनका आर्ग्यूमेंट यही है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास खुद का पॉजिटिव बताने के लिए कुछ नहीं है, वो एंटी इनकम्बेंसी पे बेस है। और यही चीज है जो आदरणीय तेजस्वी यादव के लिए एक और नेगेटिव ही है, क्योंकि उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और उनकी जो कैपेबिलिटीज है, आप किसी को नौकरी देते हो सिंपल सी, तो उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछते हो। अगर आप किसी को मुख्यमंत्री की नौकरी देने वाले हो तो ऑब्वियसली पूछोगे, और वहां से जो उनकी कमी शुरू होती है, पूरा का पूरा उनका कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, उनके एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, उन्होंने अपने आप को कुछ ऐसा प्रूव नहीं किया है। और जैसा आदरणीय प्रशांत किशोर क्लियर कट कहते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पुत्र होने के अलावा उन्होंने कुछ साबित नहीं किया। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, ये कह के कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, और क्रिकेट में भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको कि एग्जाम्पलरी माना जाए। तो आदरणीय तेजस्वी यादव की जो कैपेबिलिटी है और उनके परिवार में उनको कितना मिलेगा, कितना कर पाएंगे, आरजेडी के अंदर का जो टसल है, उनके परिवार के अंदर का जो टसल है, ये सारी चीजें उनके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा उनके पास वोटर बेस की जो बात है, उसमें मुस्लिम वोटर बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए फिर आता है कि आरजेडी के साथ एक पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है? तो कांग्रेस का नैरेटिव और कांग्रेस की पॉलिटिक्स तो भैया किसी को देश में नहीं समझ में आ रहा। लिटरली पिछले 6 महीने से, 3 महीने से वो गाना गा रहे थे, एसआईआर, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। और आरजेडी के ही लोग उनको समझाते जा रहे हैं, भाई नौकरी की भी बात कर लो, भाई रोजगार की बात कर लो, भाई युवाओं की बात कर लो, भाई क्राइम की बात कर लो, भाई कुछ ऐसी बातें कर लो जो लोगों को पल्ले पड़े। ये वोट चोरी, वोट चोरी, आज कांग्रेस खुद उसके बारे में बात नहीं कर पा रही है, एसआईआर के बारे में। एसआईआर से नया एक पूरा का पूरा वोटर लिस्ट बन गया है, वोटर लिस्ट डिक्लेयर हो गया है, और अब उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोगों के उतने नाम नहीं कटे। जिन लोगों के नाम कटे, या जिन लोगों को ये कहा गया, जिन लोगों ने ये कहा सामने आकर के नाम कटे हैं, उनकी रियलिटी निकल आई कि उनको आदरणीय राहुल गांधी से मिलने के लिए बोला गया था, उनको कहा गया था कि आपको बोलना है कि हमारे नाम कटे हैं, और उनके वार्ड के लोगों ने ही आकर उनको दिखा दिया कि तुम्हारा नाम तो लिस्ट में है। तो इस मुद्दे की हवा निकल गई है कांग्रेस की। कांग्रेस का सिंपल सा एक मुद्दा है, उसका मुद्दा यह है, सुन्न बटा सन्नाटा, कोई नैरेटिव नहीं, कोई कुछ नहीं, एक लाइन जो पकड़ लिया, अब उसको बोलना है, बोलना है, बोलना है। जेन जी और जो देश विरोधी ताकतें विदेश में बैठी हुई हैं, जो हर एक देश में सत्ता के बदलाव के लिए वहां पर खड़ा होकर वहां पर आंदोलन खड़ी कर रही हैं, चाहे वो श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, अभी हाल में नेपाल में हुआ, वो ज्यादातर उसी के भरोसे बैठी है कांग्रेस। और उसमें उसको जो फुट सोल्जर्स चाहिए, अब लोग तो उसको मिलने वाले नहीं है, लोकतंत्र के नाम पे वो इतने दिन से तमाशा कर रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो अब उसके फुट सोल्जर्स के रूप में उनको एक ग्रुप चाहिए जो है मुसलमान, उनको वोट बैंक चाहिए मुसलमानों का, क्योंकि मुसलमानों का अगर वोट बैंक आ गया तो वो कम से कम इंडी अलायंस में अपने आप को अच्छे से स्टैंड कर पाएंगे, अपने आप को अच्छे से अपनी बात रख पाएंगे, अपना वैल्यू बना पाएंगे। और वो वोट बैंक अगर उनके पास आ गया, तब वो कोशिश करेंगे कि भाई किसी तरह हम सत्ता में आ सके। उनका उद्देश्य बिहार के चुनाव से बहुत ज्यादा है नहीं, बस ये है कि आरजेडी हमेशा उनके साथ रहे, वो बिहार में रेलेवेंट बने रहे, क्योंकि 40 सीटें हैं बिहार में। ऐसा ना हो कि बिहार से पूरी तरह उखाड़ के फेंक दिए जाए, हालांकि वो बिहार में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नहीं है,
इसके लिए वो एक अलायंस पार्टनर के तौर पर आरजेडी से जुड़े हैं। उनका उद्देश्य वही है, जो वोटर आरजेडी का है वो उनके साथ आ जाए और देश भर के मुसलमान वोटर जो हैं वो उनके साथ आ जाएं, ताकि उनके सत्ता में कुछ आने की वापसी के चांसेस बन सके। और उनका एकमात्र सिंगल उद्देश्य यही है। और 2020 या 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह आरजेडी के अंदर ये बातें चल रही हैं, वो पूरी की पूरी सतह पे आ गई जब वोटर अधिकार यात्रा हुई और उसमें तेजस्वी यादव बैकफुट पे चले गए, वो एक तरह से बैकड्रॉप में चले गए और आदरणीय राहुल गांधी हर जगह रहे, जिसको कवर अप करने के लिए उन्होंने अपनी एक यात्रा निकाली। और अब आरजेडी कितनी सीटें देती है कांग्रेस को, क्योंकि 2020-2024 में एक चीज तो आरजेडी के अंदर क्लियर हो गया है कि भले नीतीश कुमार उनके विरोधी हों, लेकिन एक पढ़ा लिखा होशियार विरोधी जो होता है वो डम दोस्त से ज्यादा बेहतर होता है। तो आदरणीय राहुल गांधी और कांग्रेस अगर उनके साथ रहे तो उनके वोट्स को भी खींचने की कोशिश करेंगे, उनके वोटर बेस को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे कि वो आदरणीय राहुल गांधी को एस्टेब्लिश कर सके ताकि वो सेंटर की पॉलिटिक्स कर सके। उनको क्या मतलब है भाई बिहार से, वो इतने चुनाव हार चुके हैं, एक और चुनाव हारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उनको कुछ गेन हो जाता है बिहार में तो उनके लिए केंद्र की राजनीति आसान होगी। उनका उद्देश्य बस इतना ही है। आरजेडी को सरवाइव करना है। ये इलेक्शन राष्ट्रीय जनता दल लालू परिवार के सर्वाइवल का चुनाव है। वहीं कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वोट खींचना है, उनको इंडिया अलायंस में रेलेवेंट बने रहना है, साथ में पावर हाउस बने रहना है, अपर हैंड रखना है अपना, और आदरणीय राहुल गांधी को सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर बनाना है। इतना ही उद्देश्य है कांग्रेस का। आदरणीय राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, एक ब्लैटेंट शो ऑफ था पावर का कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पोजीशन है, हमारे पास शक्ति है, तो हम इतनी बड़ी पूरी की पूरी यात्रा निकालेंगे। उसका उद्देश्य क्या? आदरणीय राहुल गांधी को चमकाना, जिनके ऊपर बिहार में तो कुछ नहीं है, उनके पास उनके पल्ले कुछ नहीं है। आदरणीय तेजस्वी यादव को पीछे रखा, एक अपना नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो एक नया कहानी शुरू करने की कोशिश की, जिसके बदौलत वो पूरे देश में एक तरह से ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि कल को अगर कहीं से कोई कोशिश होती है बाहर से रिजीम चेंज की, जैसे बाकी देशों में हुई, तो उनको कांग्रेस एक नेचुरल ऑप्शन बन के उभरे। आदरणीय राहुल गांधी को आगे किया, आदरणीय तेजस्वी यादव बैकड्रॉप में चले गए और इसके ऊपर आदरणीय लालू प्रसाद यादव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने आदरणीय तेजस्वी यादव को फिर से एक रैली, एक यात्रा पर भेजा। आदरणीय राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा थी, नेपोटिज्म का एक चीता जागता उदाहरण था। मंच पे कौन थे? आदरणीय राहुल गांधी, जो अपने पिता, अपने माता, अपने पिता की संतान है आदरणीय राजीव गांधी जी की, आदरणीय सोनिया गांधी जी की, जो पोते हैं आदरणीय इंदिरा गांधी जी के, जो पड़पोते लगते हैं आदरणीय जवाहरलाल नेहरू के। उनके साथ कौन थे? तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी के पुत्र हैं। उनके साथ कौन थे? आदरणीय अखिलेश यादव, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। उनके साथ कौन थे? रोहिणी आचार्य, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय राबड़ी देवी की पुत्री हैं। और कौन थे? प्रियंका गांधी। आदरणीय प्रियंका गांधी कौन है? आदरणीय राहुल गांधी की बहन। और जितने लोगों की पुत्री और पुत्र वो हैं, उतने ही लोगों के पुत्र और पुत्री ये हैं, उतने ही लोगों के पोते पड़पोती ये हैं। आदरणीय स्टालिन आए थे तमिलनाडु से, कौन है? आदरणीय एम करुणानिधि के पुत्र हैं। आदरणीय रेवंत रेड्डी आए थे आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, कौन है ये लोग? आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, जिनके बेटे कर्नाटक में मंत्री हैं। आदरणीय डीके शिव कुमार आए थे। और ये लोग क्या हैं? चाहे वो तेलंगाना के नेता हो, चाहे तमिलनाडु के नेता हो, चाहे कर्नाटक के नेता हो, उन लोगों के क्या विचार हैं बिहारी मजदूरों को लेकर, बिहार के लोगों को लेकर, ये हम आप सब जानते हैं। और आदरणीय प्रशांत किशोर ने इस चीज को उठाया और उनका जवाब कोई नहीं दे पाया। यही है आदरणीय राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। एक एंगल जो आदरणीय प्रशांत किशोर का मैं नाम ले रहा हूं, उनका है, बार बार उनका नाम ले रहा हूं, उनका एक एंगल है जो एक नई उम्मीद है, उनके पास नया नैरेटिव है, उनके पास मीडिया की सहायता से एक कॉन्फिडेंस है, एक शो ऑफ है, कम से कम कॉन्फिडेंस का शो ऑफ कर रहे हैं। जबकि रियलिटी वो बीच बीच में बेचारे बोल जाते हैं कि पहला चुनाव, जैसा कि आदरणीय कांसीराम जी ने कहा था, पहला चुनाव हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा हराने के लिए लड़ते हैं, तब फिर जीतने की सोचते हैं। तो वो पहला चुनाव हारने के लिए लड़ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं वो एक नया नैरेटिव देने की, फ्रेश नैरेटिव देने की, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा उनको खड़ा करता है अगेंस्ट आदरणीय नीतीश कुमार। वो भी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। उनका जो नैरेटिव है
वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के अराउंड है, आदरणीय नीतीश कुमार के अराउंड है, तो वो एक बड़े चैलेंजर आदरणीय नीतीश कुमार के रियल टर्म में, अगर वो विरोध जो कर रहा है कोई आदरणीय नीतीश कुमार का, तो वो ज्यादा रियल टर्म में कर रहे हैं बजाय कि आदरणीय तेजस्वी यादव। आदरणीय राहुल गांधी का तो कोई स्टेक ही नहीं है यहाँ। और उनकी जो पॉलिटिक्स है आदरणीय प्रशांत किशोर की, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स है। भले वो इस चुनाव में कुछ कर पाए ना कर पाए, फिर मैं प्रेडिक्शन करने में अपन नहीं जाएंगे, हम लोग प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, लेकिन आदरणीय प्रशांत किशोर जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार को कहते हैं कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आदरणीय नीतीश कुमार इज ऑलवेज बेटर देन तेजस्वी यादव, उसी तरह आदरणीय प्रशांत किशोर इज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इज बेटर देन तेजस्वी यादव इन बिहार कंटेक्स्ट, इन बिहार पॉलिटिक्स। क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स और बिहार के लोगों की सोच अब वो डेवलपमेंट वाली हो गई है। अब उतना ज्यादा कास्ट, उतना ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक पे नहीं चलती बिहार की पॉलिटिक्स। पिछले 7, 8, 9, 10 चुनाव उठा के आप देख लीजिए, यही चल। एक आदरणीय ओवैसी का भी एंगल है, उनका एंगल सिंपल सा है, हमें मुस्लिमों के नाम पे राजनीति करनी है, हमें उप मुख्यमंत्री दे दो या हमें पावर दे दो, हमें भी मंत्री बना दो, हमारे भी कुछ वोट आ जाएं, ताकि मुस्लिम 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 कह के और मुस्लिमों के नाम पर जिस तरह से बाकी पार्टियों ने अपने आप को मजबूत किया, अब वो मलाई हम खाएं। साथ में मुस्लिम कॉज को, मुस्लिम नैरेटिव को सेंट्रल पॉलिटिक्स में ले आ सकें और उससे लोगों को कुछ फायदा दिला सकें, अपना भी कुछ फायदा कर सकें। उनका क्लियर सा कहना है कि मुस्लिमों के वोट लेके सब लोग आगे बढ़े, तो अब मुस्लिमों का वोट मुस्लिम ही लेके मुस्लिमों को पावर भी दिलाएंगे। उन्होंने एक आरजेडी को लेटर लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, और आरजेडी कोई जवाब नहीं दे पाई, आदरणीय लालू प्रसाद यादव को लिखा। तो इस तरह से उन्होंने बीजेपी की बी टीम वाला टैग भी अपना झटक दिया। वो तो अब ये कह रहे हैं कि हमने तो इनसे सीटें मांगी थी, इन्होंने सीटें नहीं दी, तो हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है, और ये लड़ना तो उनका वाजिब हक है। आरजेडी के साथ मुश्किल ये है कि अगर वो उनके साथ जाते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ हो जाएगा, आदरणीय ओवैसी के साथ, और जो हिंदू वोट है वो तो पूरी तरह से आरजेडी के हाथ से निकल जाएगा। उनके लिए एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है आदरणीय ओवैसी के साथ गठबंधन करना, और आदरणीय ओवैसी भी यही कर रहे हैं। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आज तक तुमने मुस्लिमों के नाम पर अपने आप को मजबूत किया, आज जब मुस्लिम अपना अधिकार मांग रहा है तो तुम उसको देने को तैयार नहीं हो, तुम उसको नहीं दे रहे हो। ये तुम मुस्लिमों के सरपरस्त नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी राजनीति कर रहे हो, मुस्लिमों को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। और ये ब्लैटेंटली आदरणीय ओवैसी क्लियर कर रहे हैं। आदरणीय ओवैसी का क्लियर कट आइडिया है कि मुस्लिमों को अब पावर में भी शेयरिंग मिले, सिर्फ वोट देकर उनके नाम पर कहानियां ना हो, सिर्फ उनको सहलाया ना जाए, सिर्फ उनको दिखावे के लिए उनका नाम ना लिया जाए, अब उनको पावर मिले ताकि उनके जो अपने उद्देश्य हैं वो आगे बढ़ सके। एक स्तर पे जाके वोट बैंक का इफेक्ट खत्म हो जाता है। चुनाव के समय उनका बहुत इफेक्ट रहता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है और जब कोई जरूरत होती है तो वो चीज खत्म हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम हमेशा रिलेवेंट रहे धर्म के नाम पर, हमेशा पावर में रहे, और इसके लिए आदरणीय ओवैसी अपना गेम खेल रहे हैं। कुल मिलाकर अगले एक वीक में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत क्लियर होगी। अगले 10 दिन में शायद फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन का डेट भी खत्म हो जाएगा, तो फर्स्ट फेज का नॉमिनेशन भी होना है। इस बीच में सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अपने सीटों का बंटवारा करेंगे, अपने टिकटों का बंटवारा करेंगे, और हम लोग लगातार इस पे बात करते रहेंगे। धन्यवाद।